हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कास रोग के बारे में। सबसे पहले कास रोग के निदान। तो निदान के लिए सामान्य निदान, बस निदान की हेडिंग डाल के आपने आहरज, विहारज एंड अन्य निदान इस तरीके से कैटेगरी बनानी है। इसके अलावा ऐसे आपने बिल्कुल नहीं करना है कि वातज कास के निदान, पित्तज के, ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए कॉमन इसमें क्या आप निदान लिख सकते हैं। धूम, धूल, रज आदि से, व्यायाम से, रूक्षन्न के सेवन से, भोजन का विमार्गमन हो जाए, छींक, श्वथु का वेग धारण से। इसके अलावा वातज कास के निदान में आ जाएगा आहारज में रूक्ष, शीत, कषाय, द्रव्य इति सेवन। ठीक है। इसके अलावा अल्प भोजन, उपवास, वेग विधारण, अति मैथुन और अति श्रम। ये सब जो आहारज यहाँ पे दिए हुए हैं वो आप इन कॉमन कर लीजिएगा। कटु, उष्ण, तीक्ष्ण, विदाही, अम्ल व क्षारीय पदार्थों का अति सेवन, गुरु, अभिषंद, मधुर, स्निग्ध द्रव्यों का अति सेवन। ठीक है। और रूक्ष अन्न व अल्प अन्न का सेवन, ये सारा आ जाएगा आहारज में। विहारज में सूर्य का ताप का सेवन, पीछे जो हमने पढ़ा है, व्यायाम, अति मैथुन, अति श्रम, वेग विधारण, उपवास, ये सब आ जाएगा इसमें। ठीक है। निद्रा है, अति विश्राम है, क्रोध है, अति मैथुन, अति भार वहन, अधिक रास्ता चलना, अति युद्ध करना, अपने से अधिक बलशाली से लड़ना। ठीक है। इसी तरीके से क्षयज कास का भी है। तो आपने कॉमन इसके निदान लिख देने हैं, आहारज, विहारज एंड अन्य निदान। उसके अलावा आपने इसको ऐसे नहीं करना है कि वातज के अलग लिखना है, पित्तज के अलग, कफज के अलग, इस तरीके से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये काय चिकित्सा का पेपर है, ना कि रोग निदान का, कि आपको इतना सब लिखना पड़े। ठीक है। तो मोटा मोटा लिखेंगे। इसके बाद अब संप्राप्ति की बात करते हैं। तो संप्राप्ति का आपने कैसे ध्यान रखना है कि निदान का सेवन करेंगे वात का प्रकोप हो जाएगा। ठीक है। ज़्यादातर प्राणवायु स्रोतस की जो भी व्याधियाँ हैं वो वात कफज ही होती हैं। तो यहाँ पे भी वात का प्रकोप हो जाएगा, प्राणवायु दुष्ट हो जाएगी। फिर क्या होगा, प्राणवायु का उदान अनुगत होना, मतलब इसकी अपोजिट गति हो जाएगी प्राणवायु की। इसके अलावा प्राण व स्रोतस में वेग पूर्वक गमन हो जाएगा और एक विशिष्ट ध्वनि के साथ ये बाहर निकलेगी, जिसकी वजह से शुष्क काश होगा। ठीक है। या तो आप ये वाली संप्राप्ति याद कर लीजिए या ये वाली याद कर लीजिए, जिसमें जो कि आर्द्रकाश की है। इसके अलावा आ जाएगा निदान सेवन। फिर क्या होगा, प्राणवायु स्रोतस में ख वैगुण्य और वात का प्रकोप। जहाँ पे ये स्रोतस में ख वैगुण्य है, यहाँ पे संग होने लगेगा, ऑब्स्ट्रक्शन होने लगेगा। इससे अल्टीमेटली होगा ये कि कास की उत्पत्ति हो जाएगी। और ये जो वात प्रकोप हुआ है, इसके कारण रस की दुष्टि होगी। रस की दुष्टि से होता है मलभूत कफ की उत्पत्ति हो जाएगी। ये कफ जो उत्पन्न हुआ है वो भी प्राणवायु स्रोतस में जो ख वैगुण्य है उसमें संग उत्पन्न करेगा और इस कफ की वजह से कफ पिष्टी बनाएगा। कास किस वजह से आ रहा है, प्राणवायु स्रोतस में ख वैगुण्य में जब संग हो रहा है तो उसकी वजह से कास भी हो रहा है। और जब रस की दुष्टि हो रही है तो अत्यधिक कफ की उत्पत्ति हो रही है और कफ पिष्टीवन हो रहा है। इसके अलावा दूसरा ये शुष्क कास का है कि निदान सेवन से वात का प्रकोप होगा, प्राणवायु दूषित होगी, प्राण व उदान वायु का अनुगत हो जाएगा। फिर क्या है, प्राण व स्रोतस में वेग पूर्वक गमन होगा और विशिष्ट तरीके की ध्वनि निकलेगी जो कास है। ठीक है। अब आपने इसके भेद ध्यान रखने हैं, संप्राप्ति घटक की ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान भेद में क्या ध्यान रहेंगे, वातज कास, पित्तज, कफज, शतज एंड क्षयज, 5 तरीके का कास होता है। पूर्व रूप इसका इंपॉर्टेंट है, मुख व गले में शूक भर जाने की जैसे प्रतीति होना। ठीक है। तो ये है इसका पूर्व रूप, शूक, पूर्ण गल आस्यता। ये बहुत पीजी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। कंठ में कंडू होता है, भोजन गले में अटकने लगता है। तो ये 3 जो है कास के पूर्व रूप हैं। इसके अलावा सुश्रुत ने क्या बोले हैं, वही सेम ही ऑलमोस्ट, कि भोजन में अवरोध हो जाना, कंठ में कंडू होना, गल तालु लेप, अरोचक, ये। लेकिन मेन आपने ये 3 इसके पूर्व रूप ध्यान रखने हैं। अब भेद अनुसार लक्षण। तो वातज में क्या है, सब जगह शूल होने लगेगा। तो हृदय प्रदेश में, पार्श्व में, वक्ष प्रदेश व सिर में शूल होगा। आप सोचिए कि जब आपको बहुत ज़्यादा खांसी होती है तो कहाँ कहाँ पेन होता है, तो वो यही होता है। ठीक है। इसके अलावा क्या है, मुख में कांतिहीनता हो जाएगी, शारीरिक बल, स्वर और ओजन सबका क्षय होने लगेगा, निरंतर कास का वेग आएगा, स्वर भेद होगा, शुष्क कास होगा,
ये सब आपने ध्यान रखना है। फिर पैक्टिक कास में क्या होगा, उरोधा होगा, बर्निंग सेंसेशन फील होगी, मुख शोष हो जाएगा, मुख का स्वाद तिक्त हो जाएगा, तृष्णा, भ्रम, अरुचि, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं कफज कास में। तो कफज कास में क्या है, मुंह कफ से लिप्त है ऐसा लगेगा, अरुचि रहेगी, मंदाग्नि रहेगी, रनिंग नोज रहेगी जिसे पीनस कहते हैं। इसके अलावा उत्क्लेश व वमन रहेगा। फिर है शतज काश। शतज काश में क्या है, प्रारंभ में शुष्क काश और उसके बाद रक्त पुष्टिवन होने लगता है। कंठ में शूल और उरा में शूल होता है। उरा में सुई चुभने की सी पीड़ा होती है, ज्वर है, श्वास, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा ये भी है एक पारावत कुंजन जो है, ये भी एक इसका लक्षण जो हमें याद रखना होता है, पीजी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। पारावत कुंजन यानी कबूतर के जैसी आवाज़ किस कास में निकलती है, तो वो शतज कास में होती है। इसके अलावा शयज कास में यानी कमजोरी की वजह से जो होता है, तो वो क्या है, गात्रशूल है, बॉडी एक हो जाएगा। अधिक भोजन करने पर भी कृशता रहेगी। मुख वर्ण और त्वचा स्निग्ध एवं स्वच्छ हो जाते हैं। नेत्र कांति युक्त होना। इसके अलावा इसमें भी रनिंग नोज हमें देखने के लिए मिलेगा, पीनस है, बस इतना ही ध्यान रखना है। साध्यता की बात करें, वात पित्त कफ वाले साध्य होते हैं। शयज और शतज अपने पूर्ण लक्षणों के साथ उपस्थित होने पर क्षीण व्यक्ति में असाध्य होते हैं। सारे लक्षण हैं और व्यक्ति कमजोर है तो वो असाध्य है। बलवान रोगी में याप्य होते हैं। ठीक है, और वृद्धावस्था में सारे ही कास कृत साध्य होते हैं। ये सारी बातें हो गई इसकी बेसिक, निदान, और फिर उसके बाद भेद कितने होते हैं, पूर्व रूप क्या है, लक्षण क्या रहते हैं, और साध्यता। ठीक है, इसके और एक संप्राप्ति भी हमने देखी थी। इसके अलावा अब हमने चिकित्सा सिद्धांत देखने हैं इसके भी। इसमें हर कास्ट के लिए अलग अलग दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपने इसी हिसाब से इसको ध्यान रखना है। अगर आप सबके लिए देखिए, टोटल तो क्या है, हमें चिकित्सा सिद्धांत में 10 पॉइंट लिखने हैं, तो आप 10 पॉइंट के लिए क्या कर सकते हैं, 5 तरीके के कास हैं, सबके 2-2, 3-3 याद कर लीजिए चिकित्सा के पॉइंट। ठीक है, सारे हो जाएं तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं हो पा रहे हैं तो ट्राई करिए मिनिमम 3-3 सबके याद कर लें, तो इस तरीके से आपका चिकित्सा सिद्धांत या चिकित्सा सूत्र बन जाएगा। ठीक है, तो आपने कैसे ध्यान रखना है इसमें, सबसे पहले तो निदान परिवर्जन कराएंगे, पॉइंट 1। ठीक है, अब वातज कास में क्या करना है, वातज कास में सबसे पहले स्नेहन करेंगे। स्नेहन के बाद वात शामक द्रव्यों से सिद्ध घृत, वस्ती, पेय, यूष, क्षीर, मांस आदि स्नेहों से, धूम, अवलेह, अभ्यंग आदि परिक्षेक से व्यक्ति का स्नेहन करना है। तो आपने क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, मेन आपने बस ये ध्यान रखना है वातज कास में स्नेहन करना है। ठीक है, और स्नेहन भी किससे, वात शामक द्रव्यों से, बस। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे, स्नेहन के पश्चात स्वेदन कराएं, पॉइंट 2, ये तो कॉमन सेंस है, हमें पता ही है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है इसका, अगर विबंध है वहाँ पे, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन है, तो वहाँ पे अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना है और अपान वायु की जो विगुणता है उसको ठीक करना है। ठीक है, अपान वायु की विगुणता ठीक करने के लिए घृत का पान भी करवाएं। इसके अलावा अगर मैं वातज कास में पित्त का अनुबंध है तब क्या करना है, विरेचन यहाँ पे करवाना है। तो वातज कास के 4 पॉइंट, सबसे पहले स्नेहन कराना है, स्नेहन के बाद स्वेदन कराना है, स्वेदन के बाद अगर विबंध की कंडीशन है तो अनुवासन बस्ती दो, अगर वातज कास में पित्त का अनुबंध है तो वहाँ पे विरेचन देना है, बस इतना ही बात ध्यान रखनी है। नाउ वी विल सी अबाउट पैक्टिक कास। ठीक है, पैक्टिक कास में क्या करना है, अगर कफ का इन्वॉल्वमेंट है तो वामक द्रव्य देके उसको वमन कराना चाहिए। ठीक है, वमन के पश्चात क्या करना है, हम लोग जो वमन के पश्चात संसर्जन क्रम देते हैं वही यहाँ पे भी है, पेया विलेपी का सेवन कराना चाहिए मधुर द्रव्यों से सिद्ध। इसके अलावा फिर यदि कफ अनुबंध हीन मात्रा में, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में कफ अनुबंध है तो वमन करा दो, हीन मात्रा में है तो हीन मात्रा में, या कफ जो है पतला है तो वहाँ पे विरेचन करवा देना चाहिए। उसमें भी उसके बाद भी क्या है, स्निग्ध और शीतल आहारों का प्रयोग करना चाहिए। वमन के पश्चात भी मधुर और शीत के लिए यूज करना है, यहाँ पे भी
स्निग्ध और शीतल। इसके अलावा अब बोला हुआ है अगर कफ गाढ़ा निकल रहा है तो तिक्त द्रव्यों से सिद्ध त्रिवृत का सेवन कराना चाहिए। ये बस ध्यान रखिए। देखिए गाढ़ा है तो उसको कुछ काटने वाला चाहिए, ठीक है, तीक्ष्ण कुछ चाहिए तो त्रिवृत होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। पैतज कास में क्या है, चीनी का शरबत, मुनक्के का रस, ईख का रस, गोदुग्ध, अन्य मधुर एवं शीतल द्रव्यों का अनुपान प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा अब है कफज कास। बलवान रोगी का वमन करा दीजिए। बलवान रोगी में वमन कराना है कफ नाशक जौ एवं कटु रूक्ष उष्ण अन्य का पथ्य देना चाहिए। ये नहीं भी ध्यान रखना है तो मेन ध्यान रख लीजिए, बलवान रोगी में हमें वमन करा देना है। उसके बाद वमन के बाद यूज करते हैं धूमपान। पित्त का अनुबंध हो, तमक श्वास हो तो क्या करना है, अवस्था अनुसार पैत्तिक कास की चिकित्सा करनी चाहिए। वातज कास में अगर कफ का अनुबंध हो तो कफनाशक चिकित्सा करनी चाहिए। ये देखिए अभी तक कफज कास में क्या है, पहले वमन कराना है, वमन के बाद धूपन कराना है, धूपन कराने के बाद क्या करना है, अगर पित्त का इन्वॉल्वमेंट है वहां पे या तमक श्वास है तो हमने पित्तज कास की चिकित्सा करनी है। अगर वहां पे जैसे वातज कास में यदि कफ का अनुबंध हो तो कफनाशक चिकित्सा करनी है। फिर आगे बोला हुआ है कि अगर वात कफ कास यदि आर्द्र हो, ठीक है, कफ के साथ निकलते हो, स्पुटम निकलता हो तो रूक्ष अन्नपान का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अगर शुष्क कास है तो स्निग्ध का यूज करना चाहिए। तो कॉमन सेंस है कि अगर स्पुटम के साथ है तो रूक्षण और शुष्क कास है तो स्निग्धन। अब बात करते हैं शतज कास में क्या क्या ध्यान रखना है। तो शतज कास में क्या है कि अत्यंत हानिकारक मानकर शीघ्र ही मधुर व जीवनीय वर्ग के बल मांसवर्धक द्रव्यों की चिकित्सा करनी चाहिए। शतज हमें नाम से ही पता चल रहा है कोई इंजरी की वजह से हुआ है, तो इंजरी में क्या है कि हम उसका बृंघन करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जीवनीय जो भी उसके लिए उसको हृदय नहीं, जो जीवनीय महाकषाय होगा, ठीक है, उसके जीवन की रक्षा करने के लिए वो सब हम यहाँ पे देंगे। तो मधुर है, जीवनीय वर्ग के द्रव्य देंगे, उसको बलवर्धक चीजें यहाँ पे हम देंगे, वही लिखा हुआ है। फिर लिखा है शतज कास से पीड़ित रोगी की चिकित्सा पित्तज कास के जैसी करनी चाहिए। उसके अलावा शतज कास में अगर रक्त का स्राव हो रहा है, दुग्ध से निकाले गए घृत का पान कराना चाहिए। तो दुग्ध से निकाले गए घृत का पान कराना चाहिए अगर रक्त का स्राव है। यदि रोगी शांत, क्षीण व दुर्बल हो तो यवागु का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं क्षयज कास की, यानी धातु क्षय के कारण। तो क्या है कि इसमें यदि जो रोगी है वो दुर्बल है तो उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बलवान रोगी का अगर नया कास है तो हमें क्या करना है कि प्रत्याख्यान करके चिकित्सा करनी चाहिए। माने कि उसको बता देना चाहिए कि वैसे तो ये नई डिजीज है, लेकिन क्योंकि ये क्षयज कास है तो हम इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं कि ये पूरी तरीके से ठीक हो भी पाएगा या नहीं, ऐसा बोला है। और अगर कोई कमज़ोर व्यक्ति है, क्षीण बल का मनुष्य है, तो उसका जो शतज कास है वो कभी भी क्षयज कास, जो धातु क्षयजन्य कास है वो कभी भी ठीक नहीं करना चाहिए, ठीक है, मतलब उसको बिल्कुल असाध्य तो मना ही कर देना चाहिए। इसके अलावा बोला है कि नूतज शतज कास में सबसे पहले बृंघन करना है, जठराग्नि को प्रदत्त करने वाली औषधि देनी चाहिए। देखिए कॉमन सेंस की बात है, धातु क्षय से हो रखा है तो हमने क्या करना है, बृंघन करना है वहाँ पे और जठराग्नि को भी बढ़ाना है। इसके अलावा क्या है कि नूतन काश में दुर्बल रोगी हो तो मृदु विरेचन से सिद्ध घृत द्वारा विरेचन करना चाहिए। देखिए ऊपर इन्होंने ना ये बोला था कि अगर कमजोर व्यक्ति है, रोग पुराना है और वो क्षयज कास है तो बिल्कुल मना कर देना चाहिए, ठीक है। बलवान रोगी है और नया क्षयज कास है तो हमने क्या है उसको बता देना है कि ये डिफिकल्ट टू ट्रीट है, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे लेकिन हम गारंटी नहीं दे सकते। अब इन्होंने यहाँ बोला है कि अगर कोई क्षयज कास है और वो व्यक्ति दुर्बल है लेकिन नया ही है, वहाँ पे पुराने की बात हुई थी, तो उसको क्या मृदु विरेचन देना चाहिए हमें, ऐसा बोला है। फिर बोला है क्षयज कास में पित्त, कफ, क्षीण व वात की प्रधानता तथा रक्तादि धातुएं भी क्षीण हो जाती हैं, मतलब ये सब दोष प्रकोपित हो रखे हैं, धातुओं की क्षीणता हो रखी है। तो हमने क्या करना है, कर्कट श्रृंगी, दूध, बला, महाबला, सिद्ध घृत का पान कराएं। इसके अलावा क्षयज कास में दीपन, बृहण, श्रोतशोधन चिकित्सा का प्रयोग करना है और त्रिदोष क्षयज कास में निरंतर सन्निपात में हितकर औषधियों का प्रयोग करें, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट हो गए, इसमें से आपने 10 पॉइंट चिकित्सा के याद रखने हैं।
सबसे पहला तो आपने ये लिखना है निदान परिवर्जन, फिर वातज वाले में लिख दीजिएगा कि स्नेहन देंगे, स्नेहन भी किससे, वातशामक द्रव्यों से। उसके बाद लिख दीजिएगा स्नेहन के बाद हम वहाँ पे स्वेदन देंगे। फिर अगर विबंध की कंडीशन है तो वहाँ पे अनुवासन वस्ती दे देंगे, और अगर पित्त का अनुबंध है तो वहाँ पे हम विरेचन दे देंगे। फिर पित्तजकास के बारे में लिखिएगा कि कफ का अनुबंध है तो वमन दे देंगे, और वमन के पश्चात मधुर द्रव्य से संसर्जन क्रम करवाएंगे। इसके अलावा अगर पित्तजकास में कफ का अनुबंध है तो हमें ये देखना है कफ गाढ़ा है या पतला है। अगर कफ पतला है तो वहाँ पे विरेचन करा देना, अगर गाढ़ा है तो हमने त्रिवृत देना है वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा पैत्तिक कास में हमें चीनी का शरबत, मुनक्के का रस, ईख का रस, गोदुग्ध, ये सारी चीज़ें प्रयोग करनी है। और कफज कास में चिकित्सा कैसे करनी है, सर्वप्रथम वमन करना चाहिए, धूपन का प्रयोग करना चाहिए। और पित्त का इन्वॉल्वमेंट होने पर हमें पित्तजकास की चिकित्सा एंड कफ का, अगर वातजकास में कफ का अनुबंध है तो हमने कफनाशक चिकित्सा करनी है। और अगर आर्द्र है मतलब स्पूटम के साथ निकल रहा है कफ तो हमने रूक्षण्य का प्रयोग करना है। शुष्क कास में हमें स्निग्धन्य का प्रयोग करना है। फिर बात की है इन्होंने शतजकास की। शतजकास में पित्तजकास के समान चिकित्सा करनी है। अगर वहाँ पे रक्तस्राव हो रहा है तो दूध से निकाला गया घृत का पान करना है। अब क्षयजकास के लिए क्या बोला है, जो धातुजन्य है, ठीक है, कमजोरी से हुआ है तो वो क्या है, अगर दुर्बल रोगी है, सारे लक्षण वहाँ पे मौजूद है तो उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। बलवान रोगी है, नया क्षयजकास है तो उसको बता के चिकित्सा करनी चाहिए कि इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्रीट और हम गारंटी नहीं लेते हैं। उसके अलावा क्या है कि नूतन क्षयजकास में क्या है, बृहण और जठराग्नि को बढ़ाने वाली चिकित्सा करनी चाहिए। दुर्बल रोगी है तो उसको मृदु विरेचन कराएं। और पित्त का अनुबंध है, ठीक है, मतलब दोष प्रकोपित हो रखे हैं और धातुओं का क्षय है, इन केस ऑफ क्षयजकास। दोष बढ़े हुए हैं एंड धातु का क्षय है इन केस ऑफ क्षयजकास, तो वहाँ पे हमें कर्कट श्रृंगी, दूध, बला, महाबला, सिद्धघृत का प्रयोग करना है। इसके अलावा क्षयजकास में और हम क्या कर सकते हैं, कमजोरी है तो हम क्या चाहेंगे, अल्टीमेटली पोषण हो। तो पोषण होगा कब, जब दीपन, रिंघण और श्रोतशोधन चिकित्सा होगी, ठीक है। और त्रिदोष क्षयजकास में हमने क्या करना है, सन्निपात में हितकर औषधियाँ यूज करनी है। और आप ये ध्यान रखिएगा कि सन्निपातजकास नहीं होता है कोई भी, ठीक है। हम ये गलती कर देते, वात पित्त कफ तो सन्निपातज भी लिख देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे केवल 5 तरीके का कास है जो कि है वात पित्त कफ क्षयज शतज, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें हैं इसकी चिकित्सा सूत्र के बारे में। अब क्या करना है, अब आपने डालनी है हेडिंग शमन औषधियों की, ठीक है। शमन औषधियों में आप क्या, जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं, लक्ष्मी विलास रस है, ठीक है, अभ्रक भस्म है, अभ्रक भस्म वहाँ श्वास वाले में भी यूज हो रही थी, ठीक है। कासांतक है, ये रस आपने ध्यान रखना है। वटी में क्या याद रखेंगे, लवंगादि, व्योषादि, मरिचादि, ये भी उधर श्वास में भी यूज थी। इसके अलावा चूर्ण में क्या है, श्रृंग्यादि, चूर्ण आप ध्यान रखेंगे। शट्यादि, श्रृंग्यादि बहुत कॉमन है। सीतोपलादि आप ध्यान रखिए, तालिसादि ध्यान रखिए, ठीक है। श्रृंगादि, शट्यादि तो श्वास कास दोनों में चलता है, ध्यान रखना है। इसके अलावा क्वाथ में क्या है, दशमूल क्वाथ, कनकासव, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा घृत में पिपल्यादि घृत, कंठकारी घृत, ये, और पाक में कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी बातें हो गई। इसी तरीके से आपने आदर्श चिकित्सा पत्र इसका बना देना, जिसमें एक रस औषधि, एक आपने वटी, एक आपने कषाय, सब कुछ जो भी हमने वहाँ कैटेगरी पढ़ी है वो सब एक एक आपने इसमें डाल देना है। उसके बाद लास्ट में आपने लिख देना है यहाँ पे पथ्य। पथ्य देखिए इसमें क्या है ना, इन्होंने सबके लिए अलग अलग कर रखा है। वातज में अलग दवाइयाँ लिखी हुई हैं, पित्तज में अलग लिखी हुई हैं, कफज में अलग लिखी हुई हैं। इतना सब एट लास्ट हमें याद रहेगा नहीं, ठीक है। तो आपने सिर्फ यही याद कर लेना है जो मैंने आपको बताया। ये कॉमन है, ये आप सब में ही चला सकते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, हर तरीके का में, तो ये ध्यान रख लेना है आपने। इसके अलावा फिर एक आदर्श चिकित्सा पत्र आपने उसका बना लेना है। और फिर लास्ट में क्या है, पथ्य। पथ्य 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 तो आप सब जगह सेम ही लिख सकते हैं, ठीक है। पूरा जो प्राणवायु स्रोतस की व्याधियाँ वहाँ सब आप सेम लिख सकते हैं। जो अभी इससे पहले हमने हिक्का और श्वास में देखा है वही सेम आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये पूरा खत्म होता है कास के बारे में। अगर कास के बारे में आएगा मॉडर्न से रिलेटेड तो आप बहुत सारी डिजीज़ लिख सकते हैं, जैसे निमोनिया है और टीबी है, वो सब आप इसमें लिख सकते हैं। वैसे वो जो मैंने आपको पढ़ाया था निमोनिया, टीबी वगैरह, वो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इसके बारे में बताओ, ठीक है। अब कफ के ऊपर कभी भी आपको क्वेश्चन नहीं आएगा।
अब बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज़ की, जो कि है पार्श्वशूल। ठीक है, ये इससे इतना फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन नहीं बनता है, इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, लेकिन क्योंकि हम कोई पॉइंट मिस नहीं करेंगे तो इसलिए हम अब पार्श्वशूल देखेंगे। ठीक है, पार्श्वशूलम, पार्श्वशूलम ये है, पार्श्व में शूल होना है, इस पार्श्व में शूल। एंड इसका वर्णन किस किसने किया, तो आचार्य माधव ने इसको क्या है, वातशूल के अंतर्गत माना है। इसके अलावा बाकी कहीं इसका खास, एक तो आचार्य सुश्रुत ने वर्णन किया, बाकी इसका है नहीं वर्णन। ठीक है, अब सबसे इसकी स्टार्टिंग कैसे होगी, आप लिखेंगे निदान। निदान में नॉर्मल आपने बात का फजी निदान लिखना है। ठीक है, तो वही हो जाएगा, अति शीतल जलपान, मटर, मुग्ध, अरहर, कोदो, अतिरूक्ष पदार्थ, अध्यशन, अंकुरित अन्न, शुष्क मांस, शुष्क शाक, आनूप एवं जलचर जीवों का मांस, दुग्ध, दुग्ध विकार, उरद आदि, इन सब का सेवन करने से ये आहारज निदान है। विहारज में क्या है, अति व्यायाम, अति मैथुन, शोक, उपवास, अति साहस, मलमूत्रों का वेग धारण और अति श्रम, ये सारी चीज़ें हो गई इसके विहारज निदान में। नेक्स्ट, अब इसकी संप्राप्ति कैसे है, क्योंकि ये इजी सी डिजीज़ है तो इसमें कुछ खास है नहीं, आएगा तो 5 नंबर में आएगा, वैसे इसके चांसेस कम है आने के, 5 से ज़्यादा मार्क्स में नहीं आएगा पार्श्वशूल। निदान सेवन, वात और कफ बढ़ जाएगा, ये दोनों क्या करेंगे, कफ, प्रकोपित कफ के द्वारा वृक्ष प्रदेश एंड पार्श्व में वायु का, वहाँ पे जो फ्लैंक्स एरिया में जो एयर घूम रही है उसका ऑब्स्ट्रक्शन करेगा बढ़ा हुआ कफ, जिसकी वजह से क्या होगा, विगुणित वायु द्वारा वक्ष एवं पार्श्व प्रदेश में पीड़ा होने लगेगी, यही पार्श्वशूल कहलाता है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। इसके अलावा इसके पूर्व रूप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लक्षण सीधे सीधे सामान्य लक्षण इस तरीके से, आधमान होगा, आटोप होगा, पार्श्व में सुई चुभने की सी पीड़ा होगी, सांस लेने में डिफिकल्टी होगी, अरुचि होगी, अनिद्रा होगी। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। इसके अलावा बस अब इसकी चिकित्सा पे आ जाइए। चिकित्सा भी देखिए, क्योंकि ये कुछ ऐसे खास बड़ी डिजीज़ है नहीं तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, तो आपने बस यही लिखना है चिकित्सा में, चिकित्सा सूत्र / चिकित्सा सिद्धांत। तो इसमें आप 2 चीज़ें बना लीजिएगा, सिर्फ इसके लिए बता रही हूँ। संशोधन चिकित्सा एक साइड संशमन। ठीक है, संशोधन में स्नेहन स्वेदन कराएंगे, अनुवासन वस्ती दे देंगे बस। संशमन में क्या है, औषधियाँ है, तो इसमें लक्ष्मी विलास रस आप ध्यान रख लीजिए, त्रिभुवन कीर्ति रस याद रख लीजिए, बस इतना काफ़ी है। और वटी में शूल वज्राणी वटी, और चूर्ण में हिंगु, विद्रुण, क्वात और यवानी शाडव। हाँ, पुष्कर मूल, पार्श्वशूल के लिए पुष्कर मूल बहुत अच्छा होता है, तो पुष्कर मूल आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और यहीं पे देखिए पुष्कर आदि क्वात भी आपने इसमें ये ध्यान रखना है, दशमूलारिष्ट ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा या दैट वाज इट। अब चिकित्सा पत्र इस तरीके से आप इसका बना लीजिएगा, 1 रस 1 चूर्ण आपने इसमें डाल देना है। घृत में तो षडपल घृत याद कर लीजिए इसका, और बस पथ्य में आप वही लिख दीजिएगा जो आपने उधर श्वास कास वाले में लिखा था। ठीक है, और ये प्लूरल इफ्यूजन वाला है, प्लूरेसी प्लूरल इफ्यूजन, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, वहाँ से आप इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर मॉडर्न में आएगा तो ये, अगर वैसे बहुत ही रेयर चांसेस है कि पार्श्वशूल पूछे, लेकिन फिर भी अगर पार्श्वशूल पूछ लिया तो आपने इतना कंटेंट मैंने आपको बताया ये लिखना है, प्लस आपको जो मैंने प्लूरल इफ्यूजन पढ़ाया वो लिखना है। ठीक है, और ज़्यादा इसको मत पढ़िए क्योंकि ये कुछ काम का नहीं है और बहुत रेयरली आता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट डिजीज़ की तरफ, राजयक्ष्मा। राजयक्ष्मा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ट्यूबरकुलोस टीबी भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मैं टीबी आपको पढ़ा चुकी हूँ, हो सकता है कि केवल आपसे टीबी ही पूछ लिया जाए अकेले, या हो सकता है कि राजयक्ष्मा और टीबी साथ में पूछा जाए। तो इन शॉर्ट ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। राजयक्ष्मा के दूसरे नाम हैं शोष, क्षय रोग, राजयक्ष्मा, ज्वर, दुख, ये सब इसके दूसरे नाम है। ठीक है, राजयक्ष्मा के 4 निदान है जो आपने ध्यान रखने हैं। वेग धारण, क्षय, साहस और विषमाशन। ठीक है, केवल 4 ही कारण हैं जो आपने ध्यान रखने हैं।
इसके अलावा अब इसकी संप्राप्ति चक्र देखिए। अब ऐसा है कि इसमें 4 निदान है तो चारों के हिसाब से अलग अलग संप्राप्ति चलेगी, ठीक है। इतना तो हमने डिटेल में, या इतना आपको डिटेल में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये आपका ना तो चरक का पेपर है, ना ये आपका रोग निदान का पेपर है, ठीक है। ये आपकी काय चिकित्सा का पेपर है और आपको इसमें मार्क्स केवल चिकित्सा लिखने के मिलेंगे। ये सब कहानी के आपको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे जितने आपको चिकित्सा के मिलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अब। तो आपने इसमें सिंपल वाला संप्राप्ति चक्र याद करना है, ठीक है। तो संप्राप्ति चक्र में क्या होगा, निदान का सेवन करेंगे। अब निदान क्या है, विपकृष्ट निदान हो सकते हैं, सन्निकृष्ट हो सकते हैं, इमीडिएट, विपकृष्ट लॉन्ग टर्म के, एंड उपसर्ग, ठीक है, कोई इन्फेक्शन। इन सबसे अल्टी देखिए, विपकृष्ट में क्या है कि मतलब थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाएगा, विपकृष्ट निदान वो होते हैं जो थोड़े समय के बाद एक डिजीज करें, ठीक है। तो ये क्या क्या है, वेग, धारण, क्षय, साहस और विषमाशन। इन तीनों चीजों से, विपकृष्ट, सन्निकृष्ट और उपसर्ग, इन तीनों से होगा क्या, अल्टीमेटली शोष अर्थात क्षय की उत्पत्ति होगी और आगे चल के राजक्षमा रोग उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। या तो आप ये शॉर्ट से याद कर लीजिए। अगर ये आपको मुश्किल लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि हर के हिसाब से लिख लीजिए फिर, कि जैसे वेगों का अवरोध किया, इससे क्या हो रहा है, अग्निदुष्ट हो रही है। अग्निदुष्ट होने से त्रिदोषों का प्रकोप होगा और वो जाके स्रोतस को ब्लॉक करेंगे। अब जब स्रोतस ब्लॉक हो जाएंगे तो क्या होगा, उनका पोषण नहीं होगा और अल्टीमेटली रिजल्ट होगा धातुक्षय, जिससे होगा शोष, और वही है राजक्षमा, ठीक है। इसके अलावा क्या है, अब ये भी 2 तरीके का होता है, प्रतिलोम और अनुलोम, इतना नहीं करिए। इसके अलावा ये तो बात थी वेग अवरोध से क्या होगा। अब क्या होगा, जो क्षयजन्य है, ठीक है, उसमें अनुलोम प्रतिलोम है। तो इसमें देखिए अल्टीमेटली क्या है, निदान का सेवन करेंगे, कफ का प्रकोप हो जाएगा, ठीक है। कफ प्रदान दोष का प्रकोप होगा। कफ का हमें पता है ऑब्स्ट्रक्शन का काम है, और उससे क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो पोषण नहीं मिलेगा आगे धातुओं में, और अनुलोम क्रम से जो है धातुएं एक के बाद एक खराब होती जाएंगी, क्षय होता जाएगा। और क्या है कि एक्सेसिव अति मैथुन किसी व्यक्ति ने किया तो उसका शुक्र क्षय होगा, जिसकी वजह से वात प्रकोप है, और शुक्र से पहले की धातु, फिर उससे की पहले की धातु, फिर उससे की पहले की धातु। तो ये सब इस तरीके से प्रतिलोम क्रम में जो है धातु का क्षय होने लगेगा। अल्टीमेटली क्या है, सारी धातुओं का क्षय होगा और उससे शोष अर्थात राजक्षमा की उत्पत्ति होगी। फिर है साहस की वजह से कैसे राजक्षमा हो रहा है, तो साहस की वजह से उराशत होगा, वात का प्रकोप होगा। प्रकोपित वात क्या करेगी, कफ पित्त को भी अपने साथ उभार देगी, जिससे स्रोतसों का अवरोध होगा, शोषण, राजक्षमा की उत्पत्ति होगी। फिर है विषमाशन, गलत भोजन से कैसे होगा, तो विषमाशन से त्रिदोष का प्रकोप होगा, स्रोतस का अवरोध होगा। स्रोतस के अवरोध से अगेन पोषण नहीं मिलेगा तो पोषण का अभाव हो जाएगा, धातुएं पोषित नहीं होंगी, धातुक्षय एंड राजक्षमा की उत्पत्ति होगी। ये बस इतना ध्यान रखना है। आपका जैसे इसके कारण मेन 4 हैं, उसी तरीके से इसके जो प्रकार हैं वो भी आपने 4 समझने हैं। एक होता है साहसजन्य, क्षयजन्य, वेग विधारणजन्य और विषमाशनजन्य, ठीक है। और एक और टाइप है राजक्षमा को डिवाइड करने का, त्रिरूप, एकादश रूप और षड रूप, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। पूर्व रूप आप स्किप कर दीजिए। के अलावा हाँ, ये जो त्रिरूप है, त्रिरूप क्या होते हैं वो आपने श्लोक की फॉर्म में आप इसको याद कर लीजिए, इतना आधा श्लोकांश याद कर लीजिए, ठीक है। अंश पार्श्व अभितापश्च संताप कर पादयो, ठीक है, इतना सा आपने याद कर लेना। यानी कि क्या है, अंश और पार्श्व में पीड़ा है, संताप कर पादयो यानी कि बर्निंग सेंसेशन इन हैंड एंड फीट एंड ज्वर, ये 3 लक्षण त्रिरूप कहलाते हैं राजक्षमा के, ठीक है, ये ध्यान रखना है। षड रूप में क्या क्या आता है, ये आता है काश, ज्वर, पार्श्वशूल, स्वर भेद, अतिसार, अरुचि, ठीक है, ये इसके षड भेद हो गए हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, ये वाला श्लोक जो मैंने नीचे मार्क किया ये, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है।
इसके अलावा ये इसके 6 रूप हो गए, ठीक है। एकादश रूप ना सुश्रुत वाला श्लोक आपने ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो श्लोक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सुश्रुत का, ठीक है। एकादश रूप आचार्य सुश्रुत ने अच्छे बताए हैं। आचार्य सुश्रुत ने दोषों के हिसाब से बताया कि वात की वजह से, जैसे राजक्ष्मण तीनों दोष का प्रकोप हो रहा है, तो वात बढ़ रहा है ना, तो इसकी वजह से पर्टिकुलरली क्या तीन चार लक्षण आ रहे हैं। उसी तरीके से कफ बढ़ने पे क्या पर्टिकुलर लक्षण, पित्त बढ़ने पे। तो इस तरीके का जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो केवल आचार्य सुश्रुत ने किया है, इसीलिए उनका श्लोक आप ये वाला याद करिएगा, ठीक है। स्वर भेदो अनिलाच्च शूलम संकोचो अंश पार्श्वयो ज्वरो दाहो अतिसारश्च पित्त रक्तस्य आगम शिरस्य परिपूर्णत्वं भक्त छंद एव च काश कंठस्य च ऊर्ध्वंसो विज्ञेय कफ कोपता, ठीक है। यानी कि स्वर भेद, अंश एंड पार्श्व में शूल, अंश एंड पार्श्व का संकोच, ये सब है वात के कारण। पित्त के कारण क्या है, ज्वर दाह अतिसार रक्त पृष्ठीव। कफ के कारण क्या है, सिर हैवीनेस, सिर पूर्णता, अरुचि, काश एंड कंठोध्वंस, ठीक है। बस इतना। एकादश रूप में ये, षड रूप का ये वाला चरक वाला, और त्रिरूप भी चरक वाला आपने ध्यान रखना है, ठीक है। बस इतना, बाकी कुछ इतना सब नहीं करना है, भेद अनुसार अलग अलग ये इतना सब नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या है, राजक्ष्मा के निदान 4, ठीक है। फिर उसकी संप्राप्ति चारों के हिसाब से अलग अलग। उसके बाद लक्षण में चारों के अलग अलग होते हैं, वो आपको नहीं करना है, बस आपने हेडिंग डाल देनी है कि लक्षण में हम इन चारों के हिसाब से भी होते हैं। मतलब भेद जब आप हेडिंग डालेंगे, भेद में आप लिखेंगे कि ये 4 तरीके का, कौन सा 4, जो वेग से हो रहा है, विषमासन से हो रहा है आदि, ठीक है। और दूसरा आप टाइप में क्या लिखेंगे, ये जो अभी हमने पढ़ा, एकादश, त्रिरूप और षडरूप, ठीक है। तो आपने वो जो 4 वेगों वाला है वो उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि ये त्रिरूप, षडरूप और एकादश रूप वाला याद करें, तो वो लिखिएगा। इसके अलावा अब बात आती है चिकित्सा सिद्धांत की। तो चिकित्सा सिद्धांत में इसके भी 10 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये एक बड़ी डिजीज़ है तो इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले है कि समस्त राजक्ष्मा की चिकित्सा का मतलब हर डिजीज़ का जो पहला है निदान, वो निदान मतलब पहला जो पॉइंट है ट्रीटमेंट का किसी भी डिजीज़ में, वो निदान परिवर्जन है। तो राजक्ष्मा में भी हम लोग चिकित्सा सिद्धांत या चिकित्सा सूत्र की हेडिंग डाल के निदान परिवर्जन लिखेंगे। फिर लिखेंगे समस्त राजक्ष्मा त्रिदोषज होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अतः दोषों के बलाबल का विचार करके अवस्था अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए कि कौन सा दोष ज़्यादा डोमिनेंट है। उसके बाद राजक्ष्मा में क्षय की स्थिति है, इसीलिए क्या करना है, बल और मांस की सदृढ़ स्थिति बनाए रखने के लिए ब्रंघण चिकित्सा करनी है। क्योंकि यहाँ पे क्षय की स्थिति है तो हमें क्या करनी है, ब्रंघण चिकित्सा करनी है। और ब्रंघण चिकित्सा के लिए यहाँ पे बकरे के मांस रस का प्रयोग किया जाता है, मतलब इसका वर्णन है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के स्वेद, परिषेक, उपनाह, स्वेद, नाड़ी स्वेद, आलेप आदि, इन सब का प्रयोग करना है। ये वाला पॉइंट आप स्किप कर दीजिए, कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर आता है दाह की स्थिति अगर है यहाँ पे, ठीक है, ये राजक्ष्मा में, तो हमें क्या करना है कि दाह की स्थिति में शीतल तेल से अभ्यंग करना है। इसके अलावा संशोधन चिकित्सा हम यहाँ करेंगे, तो दोष की अधिकता के अनुसार हमें क्या करना है, सबसे पहले स्नेहन स्वेदन करना है, फिर मृदु वमन उसको देना है। वमन देने के बाद क्या है कि बल की प्राप्ति हो जाने पर थोड़े समय के बाद जब बल की प्राप्ति हो जाएगी तो वापस से उसको स्नेहन स्वेदन करा के फिर उसको विरेचन देना है, ठीक है। तो क्या है, वमन और विरेचन से रोगी का कर्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि अतिमल का निसारण होने से रोगी की मृत्यु हो जाएगी, और राजक्ष्मा में सर्व धातुएं क्षय हो जाने से पुरीशी उसका बल होता है, ठीक है। ये हमने चरक में ही पढ़ा है। ये हो गए इसके 5 पॉइंट चिकित्सा के। फिर छठा पॉइंट आपने क्या ध्यान रखना है कि राजक्ष्मा में नस्य कर्म देते हैं, बस इतना ही ध्यान रख लीजिए स्वर भेद के लिए स्पेसिफिकली, ठीक है। फिर भोजन के बाद क्या, उसको घृतपान कराने का विधान है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कृश है, धातुशय है वहाँ पे। इसके अलावा श्रोतो अवरोध जब हो रखा है तो वहाँ पे दीपन पाचन चिकित्सा देनी है, बस इतना ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या ध्यान रखेंगे कि राजक्ष्मा में लहसुन का यथाविधि सेवन, नागबला का चूर्ण, दूध के साथ सेवन, वर्धमान पिपली रसायन,
बाकी सब नहीं भी याद रहे ना, वर्धमान, वो जो हमने रसायन अध्याय में पढ़ा था, तो वर्धमान पिपली रसायन का सविधि प्रयोग राजक्षमा में लाभप्रद होता है, ये एक तो ध्यान रखना है। इसके अलावा राजक्षमा औपसर्गिक रोग बताया गया है, तो यहाँ पे वस्त्र आभूषण, ये मतलब कंटेजियस है, ये वाला पॉइंट आप रहने दीजिए, इसको मत लिखिए। इसके अलावा राजक्षमा में राजक्षमा के रोगी में ज्वर शमनार्थ, स्वेदनार्थ औषध तथा अतिसार बंद करने के लिए अफीम का प्रयोग व पक्व बिल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये बताया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ 7-8 पॉइंट हो गए, और आपने इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने इसमें पथ्य भी ऐड करना है। ठीक है, पथ्य अपथ्य। इसके अलावा अब आप हेडिंग डालिएगा कि संशमन औषधियाँ। ठीक है, अभी ये थी चिकित्सा सूत्र, क्या प्रिंसिपल्स हैं चिकित्सा के। अब है बात इसकी क्या क्या हमने औषधियाँ यहाँ पे प्रयोग करनी है। तो वही है कि हमने 2 रस, हर कैटेगरी में 2-2 चीज़ें याद रखनी है। तो यहाँ पे जय मंगल रस एक तो अच्छा होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जय मंगल रस है, राज मृगांक रस है, महालक्ष्मी विलास रस, ये याद रह जाए। ठीक है, फिर इसके अलावा शय केसरी रस भी बहुत अच्छा होता है, शय केसरी रस है, जय मंगल रस है ये। इसके अलावा इतने ही ध्यान रखिए इसमें। वटी में क्या, शिवा गुटिका बहुत अच्छी है, शंशमनी वटी, एलादी वटी, चित्रकादि वटी और सौभाग्यवटी। चूर्ण में क्या है, तालिशादि, सीतोपलादि, लवंगादि, यवानी शाडव चूर्ण, इतना ध्यान रखना है। इसके अलावा क्वाथ आसव में दशमूलारिष्ट, दाक्षरारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, ये सब। इसके अलावा दशमूल का क्वाथ, द्राक्षा आसव, खजूर आसव, ये। घृत में ध्यान रखना है, दशमूलाद घृत, दुर्लभाद घृत, दशमूल घृत, खजूरादि घृत, बलादी शीर। ठीक है, इसके अलावा बस इतना। अवले में तो एक ध्यान रखिएगा, च्यवनप्राश हमने ध्यान रखना है, सीतोपलादि ले या तालिसादि ले, ये। और सर्पी गुड़, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी बातें हो गई इसके बारे में। और इसका फिर आपने एक चिकित्सा पत्र बना देना है। आदर्श चिकित्सा पत्र में वही करिएगा कि 1 रस औषधि, 1 चूर्ण, 1 वटी, इस तरीके से ऐड कर दीजिएगा, ज़्यादा नहीं लिखना है। पथ्य सब जगह आप सेम लिख सकते हैं, जो श्वासकास में चला रखा है वो ही आप यहाँ पे भी चला दीजिए। ठीक है, पूरा जो प्राणवायु स्रोतस है उसमें सेम आप पथ्य चला दें। ठीक है, और इसके अलावा मैंने इसका मॉडर्न डिजीज आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, वो आप इसको लिख दीजिएगा अगर ये पेपर में आएगा। ठीक है, सो दैट वाज इट अबाउट दिस वीडियो। अब बचे हुए जो 1-2 डिजीज और हैं वो प्राणवायु स्रोतस की हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।